नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम का अध्याय चंद्रगहना से लौटती बेर। इस कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो इसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे प्रथम भाग में। उससे पूर्व हम इस कविता का सारांश रूप जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता चंद्रगहना से लौटती बेर, इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है, यहाँ चित्रण किया है। हरे भरे खेत, बगीचे या फिर नदी का किनारा सभी कवि की इस रचना में जीवित हो उठते हैं। जिस समय यह कविता केदारनाथ जी ने लिखी थी वह नगर में रहते थे और किसी कार्यवश वे चंद्रगहना नामक गांव में आए हुए थे। तो लौटते वक्त एक खेत के पास बैठकर वो प्रकृति का आनंद लेते हुए इस कविता की रचना करने लगे। अपनी कल्पना में वे खेतों में उगने वाली सारी फसलों को मानवीय रूप दे देते हैं, अर्थात मानवीयकरण के साथ उनका चित्रण करते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं। वे ये भी बताते हैं कि वे क्यों सुंदर लग रही हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी अपनी कविता में नदी के तट पर भोजन ढूंढ रहे बगुले के साथ साथ उस पक्षी का भी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं जो नदी में गोता लगाकर, डुबकी लगाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। उनके जाने का समय हो जाता है, उनकी ट्रेन आने वाली होती है। उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि उन्हें इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरे गांव को छोड़कर फिर से नगर में जाना पड़ेगा, और जहां नगर में रहने वाले लोग स्वार्थी एवं पैसे के लालची हैं, जिन्होंने गांव की सुंदरता को कभी देखा ही नहीं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कवि अपनी कविता के द्वारा अपने मन की बात कहने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। तो इससे पहले हम शिल्प सौंदर्य जान लेते हैं कविता का। तो मैंने ये कॉमन बना के लिखा है, संपूर्ण अध्याय का एक ही हो जाएगा। बाकी कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, वो अलंकार हैं जो पद में इसके अतिरिक्त प्रयुक्त होते हैं तो वो जोड़ सकते हैं। बाकी शिल्प सौंदर्य पूर्ण रूपेण ये कारगर साबित हो जाएगा सभी में। तो इस कविता में कवि ने मानवीकरण द्वारा गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। प्रत्येक फसल के साथ मानवीकरण किया है, मानवीकरण के साथ ही वर्णन हुआ है। भाषा यहाँ सहज सरल खड़ी बोली हिंदी है। शैली वर्णनात्मक व चित्रात्मक है। गुण माधुर्य है और माधुर्य के साथ रीति सदैव वैदर्भ भी आती है। शब्द शक्ति यहाँ अभिधा व लक्षणा दोनों ही है। अभिधा जहाँ सीधा अर्थ पाठक या श्रोता को प्राप्त होता है, और लक्ष्यार्थ लक्षणा वहाँ होती है जहाँ पाठक को लक्ष्यार्थ के रूप में, लक्षणों के रूप में अर्थ प्राप्त होता है। अलंकार यहाँ मानवीकरण व उत्प्रेक्षा दोनों ही है पूरे अध्याय में। तो मानवीकरण वहाँ आता है जहाँ किसी भी प्राकृतिक अंग पर मानवीय क्रिया का आरोप किया जाता है। जैसे क्या आएगा तो मैं बता दूंगा। और उत्प्रेक्षा वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है या संभावना व्यक्त की जाती है। तो संपूर्ण पाठ में ये शिल्प सौंदर्य जोड़ सकते हैं। देखिए प्रथम काव्यांश देखते हैं इसका। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। जैसा कि मैं सारांश में बता चुका हूँ कि कवि चंद्रगहना नामक गांव से लौट कर आए हैं, तो उस गांव में जब उन्होंने गांव की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा तो शब्दों में बयां कर दिया, कविता के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया है। तो कवि कहते हैं कि चंद्रगहना देख कर आया हूँ और उस दृश्य को मैं निहार रहा हूँ, खेत के उस दृश्य को, मेड़ पर, अकेला ही मेड़ पर बैठकर। मेड़ जो
मिट्टी की छोटी दीवार होती है या मिट्टी का रास्ता होता है खेत के मध्य, उसे कहते हैं एक बीते के बराबर। यहाँ चने के लिए बताया है कि चना कद में छोटा होता है, लगभग एक बीते अर्थात एक बिस्त, एक फुट के लगभग कह सकते हैं। बांधे मुरेठा शीश पर बताया है कि जो उसके छोटे गुलाबी फल आ रहे हैं अर्थात फूल आ रहे हैं, उसके छोटे छोटे गुलाबी फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे उसने अपने सिर पर मुरेठा अर्थात पगड़ी बांधी हुई है। तो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है और सज कर खड़ा है अर्थात श्रृंगार किए हुए खड़ा है। तो श्रृंगार करना मानव की क्रिया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। देखिए पूर्ण भावार्थ देखते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने गांव की सुंदरता का बड़ा ही मनोहर उल्लेख किया है। वे चंद्रगहना नामक गांव घूमने गए हुए थे और जब वे वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खेत दिखाई देता है। अभी उनकी ट्रेन के आने में बहुत वक्त है, इसी कारण वो खेत की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए एक मेड़ पर बैठ जाते हैं। मेड़ दो खेतों के मध्य जो मिट्टी का बना हुआ रास्ता होता है वो मेड़ कहलाता है, और खेतों में उगी फसलों तथा पेड़ पौधों को देखने लगते हैं, निहारने लगते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने चंद्रगहना नामक गांव को देख लिया है, अब मैं इस खेत की मेड़ पर बैठकर खेत की प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठा रहा हूँ। इस मेड़ पर अकेला बैठकर मैं प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठा रहा हूँ अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहा हूँ। आगे चने के पौधे का बड़ा ही सजीला मानवीकरण करते हुए कहते हैं अर्थात मानवीकरण के रूप में कवि वर्णन कर रहे हैं कि एक बीते अर्थात लगभग एक फुट एक बिस्त की लंबाई वाला यह ठिगना अर्थात छोटे कद का यह हरा चने का पौधा खेतों के बीच लहला रहा है अर्थात हवा के प्रवाह से इधर उधर झुक रहा है। चने के पौधों पर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं और उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर शादी के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ मानवीकरण किया गया है। अगला काव्यांश है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, फूल फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए है दूं हृदय का दान उसको। तो उसके समीप ही चने के पौधे के समीप ही अलसी का पौधा उगा हुआ है। तो अलसी को एक नायिका के रूप में कहा है, हटीली या जिद्दी नायिका के रूप में उसके सौंदर्य का वर्णन किया है कि अलसी का जो पौधा है वो नायिका के रूप में वर्णन किया है। तो वो एक नायिका के भांति ही पतली देह का और पतली कमर का है और वो बिल्कुल लचीली है अर्थात पतला सा पौधा है। वो नीले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए, कि नीले फूल को अपने सिर पर अर्थात अपने हाथ में मुख के सामने लिए हुए ये इजहार कर रही है कि जो भी इस पुष्प को लेगा उसको मैं अपना संपूर्ण हृदय संपूर्ण प्रेम दान कर दूंगी। तो यहाँ अलसी के पौधे को एक हटीली सुंदर नायिका के रूप में मानवीकरण किया गया है। आइए इसका पूर्ण भावार्थ जानते हैं। इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने अलसी के पौधे का मानवीकरण किया है। अलसी का पौधा बहुत ही पतला होता है और थोड़ी सी हवा के कारण भी हिलने लगता है और झुककर फिर से खड़ा हो जाता है, इसलिए कवि ने उसे यहाँ देह की पतली और कमर की लचीली कहा है। उन्होंने चने के पौधे के पास में ही उगे हुए अलसी के पौधों को नायिका के रूप में दिखाया है। कवि के अनुसार यह नायिका बहुत ही हठी है, जिद्दी है और इसलिए हठ पूर्वक इसने चने के
पौधों के मध्य अपना स्थान बना लिया है। इन पौधों में नीले रंग के फूल खिले हुए हैं, जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नायिका अपने हाथ में फूल पकड़कर अपने प्रेम का इजहार कर रही हो। जो उसके इस प्रेम को स्वीकार करेगा वो उस प्रेम पर उस पर अपना प्रेम लुटाने के लिए, हृदय लुटाने के लिए तैयार खड़ी है। अगला काव्यांश है, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। तो यहाँ सरसों का भी मानवीकरण किया गया है कि और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, कि सरसों की भी निराली बात है, सरसों अब सयानी हो गई है, अर्थात सरसों जवान हो गई है। जवान होने से तात्पर्य है कि सरसों के जो पौधे हैं वो बड़े हो गए हैं, उन पर फूल आने लग गए हैं, इसलिए बड़े पौधों को जवान का मानवीकरण के रूप में जवान एक युवती कहा है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, तो उसके सरसों के पौधे में जो पीले पुष्प आ रहे हैं तो उनके लिए कहा है कि हाथ पीले कर लिए हैं, और पूर्णतः ये विकसित हो जाने के कारण सरसों का पौधा ये बताया है कि इस भूमि रूपी मंडप में शादी करने के लिए ये पधारी है। फाग गाता मास फागुन, और इसके आगमन पर फाल्गुन मास जो है वो फाग गाता रहता है। तो यहाँ मानवीकरण है फागुन का फाग गाना। तो फाग वह होली के समय गाने वाला गीत होता है। तो फाल्गुन मास में ही सरसों विकसित होती है और फाल्गुन मास में होली आती है जहाँ फाग गाया जाता है। आइए इसका पूर्ण भावार्थ जानते हैं। भावार्थ इन पंक्तियों में कवि ने खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना विवाह के मंडप से की है। खेतों में चने और अलसी के पौधे अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इन सब के बीच सरसों की तो बात ही निराली है। सरसों जवान हो चुकी है, अर्थात सरसों के पौधे पूरी तरह बढ़ चुके हैं और उन पर पीले रंग के फूल भी खिल चुके हैं। ये पीले पुष्प सूर्य की रोशनी में किसी नई दुल्हन के हाथों की तरह चमक रहे हैं। सरसों की फसल पक चुकी है, इसलिए कवि कहते हैं कि कन्या की शादी के लायक हो गई है। फसल पकने के लिए कहा है कि कन्या अब युवती हो गई है, शादी के लायक हो गई है, और अपने हाथ पीले करके इस खेत रूपी ब्याह मंडप में पधारी है। ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग गीत गा रहा हो। तो फाग होली के समय गाया जाने वाला गीत होता है। अगला काव्यांश है, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो यहाँ कवि इस प्राकृतिक सौंदर्य को, जहाँ विभिन्न रंग बिरंगी फसलें इस प्रकृति की सौंदर्य को बढ़ा रही हैं, उसको कहा है कि जैसे अलसी के पौधे को नायिका के रूप में कहा है और सरसों को एक दुल्हन के रूप में कहा है और चने के पौधे को दूल्हे के रूप में कहा है। तो इस प्रकार से कहा है कि विभिन्न यहाँ रंग बिरंगे परिवर्तन हो रहे हैं और रंग बिरंगा जो प्रकृति का सौंदर्य है उसको मानवीकरण के द्वारा ये कहा है कि यहाँ स्वयंवर हो रहा है। चने के पौधे दूल्हे के रूप में और अलसी और ये सरसों नायिका के रूप में, दुल्हन के रूप में बताया है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि यहाँ स्वयंवर हो रहा है और प्रकृति की अनुराग अंचल हिल रहा है। अनुराग प्रेम, अंचल यह आंचल, और प्रकृति के ये प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। इस विजन में, इस दृश्य में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो ये बताया है कि दूर ये व्यापार
व्यापारिक नगर होता है या व्यापारिक शहर होता है जहाँ लोग व्यापार को ही महत्व देते हैं, तो उस व्यापारिक नगर से, व्यापारिक शहर से ये प्रेम की प्रिय भूमि जो कि उपजाऊ है, ये सबसे अलग है। कहने से तात्पर्य है कि यहाँ शहर और गांव की इस पावन भूमि में दोनों में अंतर स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ इनका पूर्ण भावार्थ देखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता एवं शहर की तुलना की है। उनके अनुसार शहर में रह रहे लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो इस प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठा पाएं। निरंतर होते निर्माण के कारण शहर में हर जगह सिर्फ कंक्रीट की इमारतें ही दिखाई देती हैं, इसलिए उनके मन का प्रेम भाव बाहर नहीं आ पाता है और शहरी लोग स्वार्थी हो जाते हैं। जबकि दूसरी ओर कवि को गांव के प्राकृतिक वातावरण में अनुपम शांति प्राप्त होती है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ सुनसान स्थान होने के बावजूद भी खेतों में इतना प्राकृतिक सौंदर्य भरा है कि ऐसा लग रहा हो मानो यहाँ कोई स्वयंवर चल रहा है। विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो सजी हुई हैं विभिन्न फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से। तो मानवीकरण के रूप में नायिका का स्वरूप देकर यहाँ स्वयंवर बताया है। सभी सज धज के खड़े हैं, श्रृंगार करके खड़े हैं और मंडप भी सजा हुआ है। कन्याएं सजकर अपने हाथ में फूलों की माला लेकर दूल्हे का चुनाव कर रही हैं, चयन कर रही हैं। यहाँ लड़की से सरसों एवं अलसी के पौधों को संबोधित किया गया है कि यहाँ जो लड़की है, नायिका है, दुल्हन है, वो अलसी का पौधा और सरसों है, जबकि दूल्हे से चने को संबोधित किया गया है। ऐसा दृश्य देखकर कवि के अंदर भी प्रेम भावना जागने लगती है। इसलिए कवि ने कहा है कि व्यापारिक नगर से दूर, जो नगर शहर व्यापार की केवल व्यापार में ही डूबा रहता है, तो इस व्यापारिक नगर से दूर प्रेम की यह प्रिय भूमि अत्यधिक उपजाऊ है। तो ये भाग एक, व्याख्या का भाग एक समाप्त होता है। अब इसकी बाकी की व्याख्या अगले पार्ट में अध्ययन करते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।